हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने जैसा आपको बताया था कि अब मैं थोड़ी छोटी वीडियोस बनाऊंगा और वीडियो ऐसी होगी जो कि प्रैक्टिकल रिलेवेंस के हिसाब से बने। साइंस जहां पर ज़रूरत हो तो बताई जाए और ज़रूरत नहीं है तो उसका बहुत ज़्यादा बखान ना किया जाए। तो इसी सिलसिले में ये वाली वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। ये एक रैंडम टॉपिक है जो मेरे दिमाग में आया। एक फार्मर ने क्वेश्चन किया था तो मुझे लगा कि ये सबको बताना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम अपने पशुओं को ठीक से खिला रहे हैं या जो हम दे रहे हैं वो उसके लिए पर्याप्त है या नहीं है, वही उसे देना चाहिए या उससे कुछ बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ जो है डेयरी फार्मिंग में या किसी भी तरीके की फार्मिंग में वो फीडिंग पर डिपेंड करती है। फीडिंग जो है वो 70% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग कंट्रीब्यूट करती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि फीडिंग पर एक बिल्कुल पैनी नज़र रखी जाए और ये देखा जाए कि वो पशु के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि आप एनिमल लेकर आते हैं अपने फार्म में, आपको जब फार्म में ला रहे होते हैं उसे देखते हैं तो वो 25 लीटर दूध दे रहा होता है या 30 लीटर दूध दे रहा होता है। आपके फार्म में आता है तो 20-22 पे ही रह जाता है। या फिर आप किसी हीफर को तैयार करते हैं, आपको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि 30 लीटर दूध देगी, लेकिन वो 22 से ऊपर बढ़ती नहीं है ना, या उस एक्सपेक्टेशंस पर वो खरी नहीं उतरती है। तो क्या फीडिंग का उसमें रोल रहता है, और रहता है तो कितना रहता है? ये कैसे पता चले कि हम फीडिंग कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो में उसी बात को टच करते हुए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो हमारे किसान भाई जो डेयरी फार्मिंग करते हैं वो अलग अलग तरह से अपने एनिमल की फीडिंग करते हैं। मतलब पद्धतियाँ होती हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं फीड की। जैसे कुछ लोग TMR खिलाना पसंद करते हैं, टोटल मिक्स राशन देते हैं, सब कुछ एक साथ मिला देते हैं और उसे अपने एनिमल को फीड करते हैं दिन में 2 या 3 बार करके। कुछ क्या करते हैं कि हरा चारा या सूखे चारे को मिला देते हैं, वो अलग देते हैं, कंसनट्रेट अलग देते हैं। कुछ और भी अगर सप्लीमेंट्स हैं तो उन्हें भी अलग अलग दिया जाता है। कई बार अगर आप साइलेज खिलाते हैं तो साइलेज को सूखे चारे के साथ मिला दिया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो लेकिन किसी भी तरीके से आप अपने एनिमल को खिलाएं, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कई बार कि हम उस फीड का आकलन करें, उसका असेसमेंट करें कि जो फीड हम दे रहे हैं वो पशु के दूध उत्पादन के हिसाब से ठीक है या नहीं। दूध उत्पादन जो पर मंथ डिक्रीज़ होता है, जो उसके गिरने की जो दर होती है, जो रेट होता है, उसका भी आकलन करना ज़रूरी है। हर महीने जब एनिमल ब्याता है उसके बाद मतलब काविंग होती है, उसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद 1 महीने के बाद एनिमल पीक पकड़ता है। उस पीक को पकड़ने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो हर महीने वो 6 से 8% या 9% तक नीचे आता है। इस चीज़ को परसिस्टेंसी कहते हैं। तो परसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। फीडिंग अगर ठीक नहीं कर रहे हैं आप तो वो 9% का हो सकता है 12% की रेट से नीचे आए, तो वो दूध से बहुत तेज़ी से मतलब उसका डाउनफॉल होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ना, ये कुछ ऐसे इंडाइसिस को पे फ़र्क डालती हैं एनिमल के। जैसे उसकी बॉडी स्कोरिंग है, वो एकदम से एनिमल वज़न अपना गिराने लगेगा, उसमें आपको पसलियाँ दिखने लगेंगी। या सबसे जो बुरा असर पड़ता है वो एनिमल की फर्टिलिटी के ऊपर पड़ता है। फिर आप क्या करते हैं कि आप दुनिया भर की दवाइयाँ लेकर आते हैं और वो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक मतलब मैंने चीज़ें पढ़ी हैं रिसर्चेज में या और भी फार्मर से बात करके, मुझे यही समझ में आया और बड़े कंसल्टेंट भी यही बात कहते हैं कि एनर्जी की डेफिशिएंसी इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे डेयरी एनिमल्स में। न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग की जो साइंस है, जो न्यूट्रिशन पार्टीशन होता है, उसमें एनर्जी को डाइवर्ट किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन की तरफ। मिल्क प्रोडक्शन के बाद जो एनर्जी बचती है उसे फिर एनिमल अपनी इम्यूनिटी के लिए यूज़ करता है, वेट को बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। सबसे लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनर्जी का पार्ट दिया जाता है। तो अगर एनर्जी बचेगी नहीं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या मिलेगा? तो ओवुलेशन नहीं होता है एनर्जी डेफिशिएंट एनिमल्स में, फिर सिस्ट बन जाती हैं। तो वो अलग एक टॉपिक है। तो यहाँ पर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं अपनी बात को देखने के लिए कि एक HF गाय है जिसका वज़न लगभग 600 किलो है और वो 600 किलो की गाय लगभग 27 लीटर दूध दे रही है एक दिन में, और उसे मॉडरेट ग्रास साइलेज दिया जा रहा है जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ठीक ठाक है। और ये जो साइलेज है ये वो जितना चाहे उतना खा सकती है, मतलब इसकी कोई रोक टोक नहीं है। इसके साथ साथ 3 किलो हे भी दी जाती है, मतलब सूखी घास
या आप उसे भूसा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हे का थोड़ा सा न्यूट्रिटिव वैल्यू भूसे से अच्छी होती है। और कंसंट्रेट दिया जाता है। कंसंट्रेट उसे जब वो मिल्किंग करने के लिए उसे लेकर आते हैं उस टाइम दिया जाता है, और लगभग ये 0.4 kg पर kg ऑफ मिल्क, मतलब 10 लीटर से ज़्यादा जो भी मिल्क जो भी मिल्क एनिमल देता है, उसके बाद 400 ग्राम पर केजी के हिसाब से, पर केजी मिल्क के हिसाब से उसे कंसंट्रेट दिया जाता है। तो ये लगभग 6.8 kg बैठता है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड से, और जो एनआरसी वगैरह के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम डीएमआई एस्टिमेट करते हैं। तो ड्राई मैटर इनटेक कितना आता है उसका, वो लगभग 18 kg ड्राई मैटर इनटेक एनिमल का आता है। वो 600 किलो का एनिमल है, 3% बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो 18 किलो ड्राई मैटर आएगा। तो डेयरी केक में अगर हम ड्राई मैटर के फॉर्म में इसे मतलब माने कंसीडर करें, तो जो कंसंट्रेट दिया जा रहा है वो 6.8 kg दिया जा रहा है, मतलब 90% उसमें ड्राई मैटर होता है, तो 6.1 kg कंसंट्रेट हो गया है। और हे के अंदर 85% ड्राई मैटर होता है, तो 2.6 kg हे में हो गया। और साइलेज को हम कंसीडर करते हैं तो 35% ड्राई मैटर, तो लगभग 25-26 किलो के करीब वो साइलेज भी खा रहा है एनिमल। तो इस सब से जो हमें एनर्जी मिलती है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मिलती है, तो वो लगभग 198 मेगाजूल एनर्जी मिलती है, और रिक्वायरमेंट 196 की है। तो लगभग एनर्जी हमारी इस राशन से पूरी हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि जो फर्मेंटेबल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, जब ये मेटाबोलाइजेबल पूरी हो रही है तो फर्मेंटेबल मेटाबोलाइजेबल एनर्जी भी कम नहीं है, वो भी जितनी चाहिए उतनी उसे मिल रही है। इसके बाद आता है इफेक्टिव ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन जो कि ह्यूमन में जाके डिग्रेड हो जाता है। तो वो कितना है टोटल, वो है लगभग 1752 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर हमने इसे 1752 ग्राम को लिया है, तो हम ये मानते हैं कि 64% मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन ये ERDP बनाता है, मतलब वो प्रोटीन जो इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचता है। ये डिग्रेडेबल ये अनडिग्रेडेबल प्रोटीन है, इसे बाईपास प्रोटीन भी कहते हैं, DU। तो ये बाईपास प्रोटीन कितना है, लगभग ये 524 ग्राम है। और मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन फिर कितना बनता है टोटल, अगर हम कर दें जो अनडिग्रेडेबल प्रोटीन है और डिग्रेडेबल है, तो दोनों को अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो 1643 ग्राम प्रोटीन हमें मेटाबोलाइजेबल मिल रहा है। रिक्वायरमेंट कितनी है, 1713 ग्राम की। तो 68 ग्राम प्रोटीन कम है, जो कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मतलब ये मार्जिनल डेफिशिएंसी है और इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क एनिमल का नहीं पड़ता है। तो लगभग तो इन सब से तो ये जो राशन है ये एनिमल के हिसाब से मतलब इसका कॉम्पोजिशन है। कैल्शियम भी यहाँ पर ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू नहीं है, और फॉस्फोरस थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट इसमें फ़र्क नहीं है। तो अब यहाँ पर 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हमारे पशु इस राशन पर दूध उत्पादन को बनाए रख सकते हैं? आर दी काउज एबल टू सस्टेन मिल्क यील्ड ऑन दिस राशन? दूसरा सवाल ये है कि कुड दे डू बेटर, क्या मतलब वो और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? और तीसरा सवाल है, क्या हम इसे और सस्ता बना सकते हैं फीड को? तो इन तीनों सवालों के जवाब में ही हमारा वो बात छुपी है कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे कि हम अपने पशुओं को ठीक खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं। तो पहले सवाल का जवाब है हाँ, इस राशन पर जो कि इसमें दिया गया है, जिसे हमने कैलकुलेट किया है, इस पर पशु अपना उत्पादन बनाए रख सकता है। लेकिन अगर इस फीड में उत्पादन बनाए रखने में दिक्कत हो रही है तो हमें सबसे पहले साइलेज का आकलन करना पड़ेगा कि साइलेज को जो क्योंकि हमने ये माना है कि साइलेज की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना, उसे कंसीडर करके, मतलब उसे अंदाजे से कैलकुलेट किया जाता है, अंदाजे से उसे देख के पता लगाया जाता है। ज़्यादातर मतलब उसे लैब में हम टेस्ट नहीं कराते हैं। तो अगर एनिमल इस राशन पर अपना प्रोडक्शन नहीं बनाए रख पाता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है साइलेज पे कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि हमने उसे ओवर एस्टिमेट कर लिया है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को, या उसका ड्राई मैटर हो सकता है कम हो, हमने 35% कंसीडर किया है, वो उससे कम हो, 30% हो, या उसके अंदर से कोई स्मेल आ रही हो जिसकी वजह से पशु उसे उतना नहीं खा पा रहा है जितना उसे खाना चाहिए। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। अगर इस पे
उसका दूध उत्पादन इस राशन पे कम हो रहा है, तो हमें 1 to 1 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले साइलेज आता है। फिर अगर हरा चारा है तो हरा चारा तो ऐसा नहीं है कि स्पॉइल होके आ रहा है या फिर उसके अंदर ड्राई मैटर की कमी है, आपने उसे अर्ली स्टेजेस में वो कर लिया है, मतलब हार्वेस्ट कर लिया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा हमें देखनी पड़ती हैं कि एनिमल का इनटेक कितना हो रहा है जो हम फीड उसे दे रहे हैं। दूसरा सवाल उठता है कि क्या पशु और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे जो पशु हैं वो इस राशन जो इसने राशन दिया जा रहा है इसके बाद इसे बढ़ाने की क्षमता, अपने उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता वो रखते हैं। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में अगर आप मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बढ़ाते हैं राशन में, इस वाले राशन में जो यहाँ पर दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली दूध के का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेज तक बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रोटीन बढ़ाएंगे ना राशन में और दूध बढ़ेगा तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एक्स्ट्रा एनर्जी एनिमल अपनी बॉडी से निकालेगा, मतलब बॉडी में जो फैट होगा उसे मोबिलाइज़ करेगा एनर्जी के लिए, या फिर अगर फैट इतना नहीं है उसके अंदर डिपॉजिट तो मसल्स को मोबिलाइज़ करेगा। वो प्रोटीन या फैट वो लीवर के अंदर आता है, तो एक फैटी लीवर का ख़तरा भी मतलब हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है। हमने प्रोटीन तो बढ़ा दिया लेकिन एनर्जी अगर हमने नहीं बढ़ाई। दूसरा क्या होता है कि जब हम प्रोटीन बढ़ाते हैं ना तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और फर्टिलिटी आपस में निगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा होती है तो फर्टिलिटी एनिमल की डाउन हो जाती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हमारे यहाँ क्या है कि एनिमल जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, उनमें सबसे जो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है वो पशुओं में एनर्जी की कमी रहती है। तो अगर हम अपने पशु का दूध बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कंसंट्रेट में एनर्जी डेंसिटी को भी साथ साथ बढ़ाया जाता है। एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए फैटी लिवर ना हो तो हमें कोलिन, नियासिन और इन सब चीज़ों का भी सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। लीवर मतलब इन्हेंसिंग, जो लीवर की वाइटलिटी को, लीवर की परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, उन चीज़ों को भी मिलाना पड़ता है। तो उसमें सबसे अच्छा कोलिन ही मतलब माना जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें इस स्टेज के बाद पशु का उत्पादन बढ़ाना है, मतलब प्रोटीन से मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन को देकर हम उसका उत्पादन बढ़ाएंगे, तो हमें साथ साथ एनर्जी को भी, और एनर्जी को यूटिलाइज़ करने वाले जो एडिटिव या वाइटामिन्स होते हैं उन्हें भी देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है, क्या हम इस फीड को फिर और सस्ता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं। यहाँ पर ये बात सबके लिए नहीं हो सकती अगर आप कंसंट्रेट बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, क्योंकि फ़ीड को सस्ता करने का मतलब इंडियन कंडीशन में होता है कंसंट्रेट को सस्ता करना। क्योंकि अगर आप हरा चारा मान लीजिए बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, आप 3 रुपये किलो ला रहे हैं, तो मार्केट का रेट है वो उससे कम नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी क्वालिटी मतलब डाउन होगी अगर उससे कम मिल रहा होगा, अगर एक मार्केट का रेट है। दूसरा सूखा चारा होता है, वो एक ही रेट पे मिलता है, 6 या 7 रुपये किलो भूसा मिलता है। और इन चीज़ों को लोग क्या करते हैं ना, या फिर वो अपने यहाँ अगर उगा रहे हैं या साइलेज आपने बना के रखा है, तो फीड को सस्ता करने का मतलब होता है आपको कंसंट्रेट सस्ता लेना पड़ेगा। अच्छा, कंसंट्रेट अगर आप बाहर से बना बनाया ले रहे हैं, किसी कंपनी का फीड ले रहे हैं, उस कंपनी के फीड को अगर आप सस्ता करेंगे, मतलब सस्ता वाला लेंगे, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर वही लोग फीड को सस्ता कर सकते हैं जो कि अपना फीड खुद बना रहे हों। और दूसरी बात यह है कि जिनके एनिमल कम है, वो वॉल्यूम में फीड नहीं ख़रीद पाते हैं, तो उन्हें इतना सस्ता नहीं मिलता है, उन्हें वो चीज़ महंगी मिलती है। और जो फार्मर वॉल्यूम में ख़रीदते हैं, जिनके पास बड़े डेयरी फार्म हैं, उन्हें वो चीज़ सस्ते में मिल जाती है, तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसका मिल जाता है। तो फीड सस्ता किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कंडीशंस लगी हुई हैं। अगर वो कंडीशन फॉलो होती हैं, अगर आप अपना फीड खुद बना रहे हैं कंसंट्रेट फीड, तो आप ज़रूर उसे सस्ता कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो ये एक 3 चीज़ें रहीं। इसमें हम एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर एनिमल को आप राशन दे रहे हैं, उसे कैलकुलेट कर लीजिए DMI की फॉर्म में, कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो पूरी हो रही है तो एनिमल उस राशन पर जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो
सही कर रहा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम उसे क्या बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल हम उसका प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रोटीन कम है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल डेफिशिएंसी थी प्रोटीन की, तो हम अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली दूध बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ हमें फर्टिलिटी का ख्याल रखना है और एनिमल की बॉडी कंडीशन का भी ध्यान रखना है। तो हमें कंपैरेटिवली एनर्जी भी उसमें बढ़ानी पड़ेगी, और फीड को सस्ता भी हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आप फीड को खुद बना रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर कोई रैंडम टॉपिक देखेंगे और बनाएंगे वीडियो उसके ऊपर।